अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 18 अगस्त 2024 इतवार का दिन है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं, लेटेस्ट चीज़ें जो आपके सामने। देखिए, मैंने जो प्रोजेक्टेड डेट जो बात, उस वक्त बहुत से लोग कहते थे कि यार तुम ये बात क्या कर रहे हो, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि रब पाक की बड़ी करम नवाजी। मैंने अगस्त सितंबर में आपको कहा था कि हालात की तरफ आएंगे, और मैं इमरान खान साहब के जेल से आने की बात नवीद भी दे रहा था। माजी में याद रखिएगा, अगर मेरी प्रेडिक्शन ठीक नहीं हो, गलत हो साबित हो गई या लेट हो गई तो क्या हुआ था। इमरान खान साहब बिल्कुल रिहाई के करीब थे इद्दत में। क्या हुआ जनाब, वो अदम एतमाद का इजहार हुआ, नया जज आया तो वो टाइम इसलिए लगा। लेकिन मैंने आपको कह दिया था कि केस ज़मीन बोस हो जाएगा। साइफर की मैंने आपको पहले खबर दे रही थी। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से क्या पॉसिबिलिटी है, तब मैंने क्या कहा था। 63 के हवाले से क्या कहा था। 90 दिन के इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में मैंने क्या कहा था। और मखसूस नशिस्तों के केस में मेरा क्या ओपिनियन था। और चूँकि बाकी जहाँ चीज़ें हैं वहाँ डिले को हमारी अपनी कोताहियाँ हैं। यानी हमें मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्तों की वजह से, कि जिन्होंने सेक्शन 215 नहीं चैलेंज किया और मखसूस और सिंबल ले लिया गया, वो कभी नहीं लिया जाना था। वो आज भी मेरी तरफ से मामला आज भी पेंडिंग पड़ा है। लाहौर हाई कोर्ट में 25 मार्च का लार्जर बेंच पड़ा है और हम सितंबर में आ चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने वो केस नहीं लगाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं लेकर गया, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने केस चलाना शुरू किया। उसके बाद मखसूस नशिस्तों का फैसला आ गया। मखसूस नशिस्त का फैसला आने पर अमल दरामद के हवाले से जो 39 के कॉन्टेक्स्ट में आया, वो भी मेरे 25 जुलाई का फैसला मौजूद था। देखिए, फिर मैं बैठा नहीं आराम से। मैंने तौहीने अदालत की प्रोसीडिंग शुरू करने के लिए नोटिस डाला इलेक्शन कमीशन को। और आपको पता है कि मैंने इन तीनों की वायरीज चैलेंज कर दी लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में पहले जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब के पास मामला लगा। जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब ने ज़ाती वजूहात, हालांकि कोर्ट के अंदर उन्होंने रिमार्क्स और दिए, और वो बात इस हद तक थी कि वो लाहौर में नहीं थे। मामला आ गया जस्टिस शकील अहमद साहब के पास। जस्टिस शकील अहमद साहब ज़रा स्लो चलते हैं, और उन्होंने एक स्टेज के ऊपर बिल्कुल नोटिस शुरू करने लगे थे कि वारीज चैलेंज किया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं हो सका, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन की है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आते हैं, वो कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में अगर पेंडिंग है तो सुप्रीम कोर्ट लगाए इसको, ये तो अर्जेंसी का मामला है ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो मैटर टेकअप नहीं किया, सिर्फ खाली फाइलिंग से, पटिशन फाइलिंग से तो कोई नहीं। अभी तो पता नहीं उस पर नंबर लगता है, एतराज़ आते हैं, क्या बातें होती हैं, वो सारी चीज़ें। और इतनी देर में ये मखसूस नशिस्तों वाली जो बातें हैं, यानी क्या करेंगे भाई। अब तो कानून बन चुका है ना, तो वो कहेंगे जनाब ये मखसूस नशिस्तें वर्किंग करके हमने दे दी उनको, हमने PDM को और PMLN को दे दी जनाब। इन्होंने लिस्ट जमा नहीं कराई, इन्होंने ये अपना डेक्लेरेशन नहीं दी थी। तो ये सारी चीज़ें तो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है ना। और मैंने आपको आम लफ्ज़ों में समझाया था कि फ़र्क क्या है। मैंने आपको बताया था कि ये बुनियादी तौर पर आपको माजी के प्रिंसिपल में, और इसकी मिसाल मैंने आपके सामने तहरीक अदम एतमाद में रखी थी। तहरीक अदम एतमाद, अगर आपको याद हो, 28 मार्च को टेबल हुई थी और 3 अप्रैल आखिरी तारीख थी। 3 अप्रैल काउंटिंग होने से पहले मुस्तरद कर दी गई। तो 3 अप्रैल गुजर गई, सुप्रीम कोर्ट मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल 2022 को फैसला दिया, और 9 अप्रैल को हमारी नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली बैठी और घड़ियाँ पीछे हुई, माजी में गई, और तहरीक अदम एतमाद जो है वो पास हो गई, मंजूर हो गई। ये है। इसी तरह इस वाले फ़ैसले में जब इलेक्शन सिंबल ले लिया गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट आपको वहाँ पर लेकर गई है। वहाँ पर आकर, यानी वहाँ पर ले जाने का मकसद ये है कि उस वक्त आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, आप आज़ाद तो थे नहीं। ये तो इलेक्शन कमीशन ने किया ना। इलेक्शन कमीशन जो जितने काम है, मैं 21 कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन रिकॉर्ड पे ला चुका हूँ, अब 22वीं कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन ये आ चुकी हुई है। तो इन हालात और वाक़यात में देखते अपना कल सुबह लगा हुआ है केस, जैसे शकील अहमद साहब के पास एडिशनल अटॉर्नी जनरल लेकर आना है, वो अगर वजाहत ले आएंगे तो ठीक है, ना भी हो मेरी तैयारी पूरी है। और इंशाअल्लाह उम्मीद अजीज़ बड़ी उम्मीद है कि अदालत नोटिस जारी करेगी, और उसके साथ इम्पैक्ट भी मांगा है कि ये जो है ना मखसूस नशिस्तों का
दूसरी सियासी जमात को एलोकेट ना की जाए। ये बड़ा मासूमाना सारे रिलीफ है, या कोई भी एक शक्ल दे दें। दूसरा अहम मामला जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी वाले मामले में अल-कादर यूनिवर्सिटी या 190 मिलियन पाउंड वाला मामला, इसकी तहकीक और इन्वेस्टिगेशन बड़ी बाकायदा हुई। 343 की जो मीटिंग थी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, होता क्या है जब मामला आता है तो सबसे पहले कंप्लेंट वेरिफिकेशन प्रोसीजर मुकम्मल होता है, ठीक है ना, और कंप्लेंट वेरिफिकेशन CV कहते हैं उसको। उसके बाद इंक्वायरी ऑथोराइज होती है। इंक्वायरी ऑथोराइज लोकल भी करता है, यानी मिसाल के तौर पर अगर पिंडी के हवाले से है तो पिंडी करेगा, फिर इस्लामाबाद के मेन जो नैब का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वहाँ जाती है, और वहाँ जब इसकी तहकीक और इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी कर ली गई, देखा गया इसमें तो कोई ऐसी वायलेशन ही कोई नहीं, तो ये इंक्वायरी क्लोज़ कर दी गई। और इंक्वायरी क्लोज़ करके इसको अब चलाने की कोशिश की। ये आफ्ताब सुल्तान बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर है, मेरा उन पर बड़ी बहस रही, बड़ी लड़ाइयाँ रही उनके साथ। वो डींगी वाले केस में पुरानी माजी की कुछ यादें हैं, मैं फिर बताऊंगा, लेकिन वो खड़े हो गए और उन्होंने किसी भी गैर कानूनी काम के लिए नहीं। अब देखें ना, अपनी मर्जी का नज़ीर बट वाप लगा दें वहाँ पर और आकर कहें कि जनाब वो चेयरमैन अपनी मर्जी का काम करे, तो उन्होंने आफ्ताब सुल्तान साहब ने इस्तीफ़ा देना मंजूर कर दिया। उन्होंने ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, ये रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। जब ये आए इन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दिया। अब इंक्वायरी में भी डिटर्मिनेशन ऑफ जुरिसडिक्शन की बात है ना भाई। सवाल ये है कि नैब का लॉ एज इट स्टैंड अगर देखें तो एक बात तो बड़ी वाज़ेह है ना कि कौन सा यहाँ मॉनेटरी लॉस हुआ है। काबीना का फैसला है, काबीना के फैसले को आप छेड़ नहीं सकते। ये प्रोटेक्शन दी है जो नई तरामीम आई हैं उसको सामने रखते हुए, यानी मैं आईनी और कानूनी बात भी आपके सामने रखता हूँ, तो इसमें तो देयर इज़ नो चांस एट ऑल। कन्विक्शन का कोई नहीं, लेकिन वजह क्या है, कन्विक्शन देनी है उसी तर्ज पे देनी है जिस तरह साइफर में हुई, जिस तरह इद्दत में हुई, ये उसी तर्ज के ऊपर है जिस तरह तोशाखाना के अंदर हुई। यानी मेरिट पे कोई केस नहीं बनता, और मैं लफ्ज़ चैलेंज का बारहा इस्तेमाल करता हूं कि मेरिट के ऊपर ये केस ही कोई नहीं है। यानी इसमें काम आ, यानी 190 मिलियन पाउंड जब आया और वो वापस जा चुका है, पाकिस्तान का लॉस कहाँ हुआ है। और मैं उस पर इतफाक इसलिए भी नहीं करता कि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का, मलिक रियाज ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग की है, बताए ना जरा, आप बताए ना जरा कहां किसी कोर्ट से आगे करवा। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया, लेकिन असल तो बात है कि क्या क्रिमिनलिटी क्या थी उसके अंदर, कोई क्रिमिनलिटी नहीं थी अभी तक, कोई क्रिमिनलिटी ऐसी नहीं है। मलिक रियाज का अपना पैसा है, प्राइवेट लोगों से लिया है। जब तक आप नैब में कोई कन्विक्शन आती तो मनी लॉन्ड्रिंग तब कहलाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग तो थी, शहबाज शरीफ की थी, आपके सामने पैसे सारे आए, कहां गए वो आपका वो जो ओपन एंड शट केस थे वहां तो कुछ नहीं हुआ, यहां बातें बता रहे हैं यहां तो बड़ी ज्यादती है, नैब यहां भी बड़ी ज्यादती कर रही है। इस हवाले से बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूं, कोई ऐसी बात नहीं की है। वो मैं सादा लफ्जों में यूं कहता हूं कि कराची के जो पैसे आए, कराची के पैसे अगर मलिक रियाज साहब ने बाहर ट्रांस या अकाउंट फॉर नहीं किए तो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स चोरी का केस बन सकता है ना, लेकिन टैक्स चोरी का भी केस कोई नहीं। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 460 अरब डाल दिया। कितना डाल दिया? जो कौड़ियों के भाव ज़मीन थी, कौड़ियों के भाव 5 लाख रुपए की एकड़ थी, वो 1 करोड़ रुपए पे, ये उनकी हिम्मत है। मलिक रियाज साहब ने कबूल किया, लेकिन आम आदमी, और ये 460 अरब छोटी रकम नहीं है, किस बात के 460 अरब रुपए, तो ये ज़हन में रख लीजिएगा। इसलिए मैं नहीं समझता ये, और वो हम भूल जाते हैं कि वैमन फील्ड वाले जो अपार्टमेंट्स हैं वो 38 अरब के थे, वो 50 अरब के क्यों अली रियाज को बेचे, यानी 12 अरब रुपया हिसाब देना चाहिए ना। वो ये नहीं उसकी इंक्वायरी करनी, ये नहीं उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी, क्योंकि हमारे अपने बंदे बैठे हैं, हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, सियासी इंजीनियरिंग के लिए बैठे हुए हैं, हम अपने तरीके से चीज़ों को लेके चलने बैठे हुए हैं। हम ये नहीं चाहते कि मेरिट पे हो। तो इमरान खान और बुशरा बीबी को कन्विक्ट करने की कोशिश की जा रही है, इसके अंदर कोई केस नहीं है, 0/0 बल्कि नेगेटिव के अंदर। और आखिर में वो जनाब वो आईफोन बरामद हो गया, उसमें से जनरल फयाज़ हमीद और बुशरा बीबी से राब्ते में थे, यानी कुछ नहीं मिला। तो अब बात जब घर तक आ जाए ना तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वैसे ही बुशरा बीबी का अब इल्ज़ामात कुछ नहीं रह गए, वो औरत खड़ी रही है इमरान खान के साथ अभी तक, एक औरत अभी तक खड़ी है इमरान खान के साथ। तो अब एक नई चाल शुरू की है। पहले वो जादू टोना से शुरू होके वो कुछ नहीं मिला, तो अब रूहानियत की ये शक्ल देने की कोशिश करी। डूब मरने का मकाम है। अगर इसी पे ही रह गया बात तो फिर तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।